फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप इस महामारी के समय सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हाल ही में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसको एमसीक्यूज के माध्यम से हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे, और साथ में हम उसको टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, उसका क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें मुद्दे हैं, वो भी हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाए। तो चलो, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस हाल ही में किसे चुना गया है? तो आपके पास ऑप्शन है, मार्था कूम है या फिर वांगरी मोटा माथई हैं। तो आपने, चलो, ये इसके बारे में सुना होगा शायद, वांगरी मोटा माथई। ये क्या थी? फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन वुमेन टू विन ए नोबेल, मतलब उन्होंने पहली नोबेल जीतने वाली प्रथम श्वेत अफ्रीकन महिला थी ये, ठीक है। और उनको शांति के क्षेत्र में 2004 का नोबेल प्राइज ऑफ पीस मिला था इनको, ठीक है। और जो आपके मार्था कूम हैं, इनको केन्या केन्या के मतलब केन्या की फर्स्ट चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और उसके लिए क्या हुआ कि, और इनकी उम्र 61 ईयर है, और इन मतलब टोटल 10 कैंडिडेट्स थे जिनका इंटरव्यू हुआ है, और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था उसका, ये जो केन्या जुडिशियल सर्विस के लिए। और फाइनली इसको, मतलब ये सिलेक्ट हो गई हैं। उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल भी था इनका सिलेक्शन, बट फिर भी ये हो गई हैं। तो आपको तो एमसीक्यू के लिए तो ये तो याद करना पड़ेगा कि ये पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो पिक्चर, ये इनकी है, वांगरी मोटा माथई। शायद आपने देखा होगा, ये 2004 में काफ़ी फेमस थी ये। और इनका एक और अचीवमेंट है कि ये द फर्स्ट वुमेन इन ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका टू अर्न ए डॉक्टरेट डिग्री, मतलब जो पूर्वी और मध्य अफ्रीका में ये डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हाल ही में कोपरनिकस सेंटिनल-1 मिशन द्वारा खोजे गए विश्व के तैरते हुए सबसे बड़े हिम के टुकड़े, आइसबर्ग भी बोलते हैं जिसको, जिसका आकार 4250 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब उसकी लेंथ देखिए आप, 170 किलोमीटर लेंथ इंटू 25 किलोमीटर विथ है उसका। तो उसकी लंबाई तो 170 किलोमीटर है, और 25 किलोमीटर वो चौड़ा है, जो कि अंटार्कटिका का जमा हुआ हिस्सा था, ठीक है। और वेडल सी आपको पता होगा कि कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, क्षेत्र से मिला है। और तो इसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है इसका? तो क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली मैंने इसमें ही कवर कर दिया क्वेश्चन के अंदर ही, जितना हो सकता था कि मैंने, मतलब कौन से मिशन ने खोज किया है, इसका लेंथ क्या है, और इसका मतलब कौन सा सीम है। तो इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, बट फिर भी वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, A23A या फिर A76A। तो इसका सही आंसर है A76A, जो इन्होंने, वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है। और जो आपका A23 है, ये सेकंड लार्जेस्ट आइसबर्ग है, ठीक है। इसका जो एरिया था 3380 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था, ठीक है। और आप इसके बारे में जान लो अब थोड़ा, कोपरनिकस सेंटिनल-1 क्या था, ये क्या होता है, ये जो यूरोपियन यूनियन है आपकी, उनके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लॉन्च किया हुआ एक प्लस ये सैटेलाइट है। और इसमें क्या होता है कि 2 पोलर ऑर्बिटरी सैटेलाइट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो ऑर्बिट करते हैं, पोलर को ध्यान में रखते हुए ये छोड़ा गया था, ठीक है। तो आपका इसका लोकेशन देख लीजिए। तो ये कहाँ पे पड़ता है? वेडल सी, जो आपका जो साउथ पोल है, और जो आपका जो साउथ अमेरिका है उसका बीच में ही पड़ता है। तो वहाँ पे एक हिस्सा टूट के थोड़ा अलग हो गया है। तो ये तो, और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, कि इसका कुछ इन्वायरमेंट से इतना इफेक्ट नहीं है, ये तो आइसबर्ग्स टूटते रहते हैं। बट फिर भी आप देखोगे इतनी बड़ी स्केल पर आइसबर्ग टूट के अलग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पर ये इन्वायरमेंट के लिए थ्रेट तो है। और आप इसमें भी देख लीजिए, मैप में यहाँ पे लोकेशन दिया है कि साउथ अमेरिका, और इसके बीच में ये रेड मार्क से दिखा गया है। तो आप गूगल भी कर सकते हैं वेडल सी, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हो जाएगा इसका। और ये देखिए बीच में 70, यहाँ पे देखो एक वाइट कलर का एक छोटा पीस टूटा हुआ दिख रहा है सेंटर में। तो यही इसका ये है, मतलब यही वो पीस है जो टूट के अलग हुआ है। बट इसकी जो लेंथ है वो बहुत मायने रखती है, जिसका साइज है। और आपका जिस कोपरनिकस के बारे में जान लीजिए। कोपरनिकस इज द यूरोपियन यूनियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटेड एंड मैनेज बाय द यूरोपियन कमीशन इन पार्टनरशिप विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। तो मतलब यही यूके के मेंबर हैं, उनके द्वारा ही फंडिंग और इसको चलाया जाता है,
ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली क्या काम है इसका, इसका क्या काम है ये कि जो ऑब्जर्व करता है, मतलब लास्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है, इट एम एट अचीविंग ए ग्लोबल कंटिन्यूस ऑटोनोमस हाई क्वालिटी वाइड रेंज अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फरजाद बी। आपने सुना होगा, ये हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, फरजाद बी गैस क्षेत्र जिसे हाल ही में ईरान ने अपनी घरेलू कंपनी, क्या नाम है घरेलू कंपनी का, उनका पेट्रोपर्स ग्रुप्स है, मतलब उनका एक ग्रुप है पूरा, पेट्रोपर्स कंपनी का ग्रुप्स है, द्वारा डेवलप करने का फैसला लिया है। इस गैस क्षेत्र को किस कंपनी ने खोजा था? तो आपके लिए मेन क्वेश्चन क्या है कि ये गैस फील्ड है जो किस कंपनी ने खोजा था। तो आपके पास दो ऑप्शन है, तो दोनों देखिए क्या है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ओएनजीसी तो आपको पता है भारतीय कंपनी है, तो उसकी मतलब एक और शाखा है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, या फिर इसको ओवीएल भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी है चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन, और ये क्या वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस जो मतलब एक्सकवेशन करती है, जो भी इसका मतलब सबसे ज़्यादा गैस पेट्रोलियम के क्षेत्र में यही सबसे ज़्यादा बड़ी और मेजर कंपनी है। तो आप कुछ और भी फैक्ट्स देख लीजिए, तो एक्चुअली इसका आंसर है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो ये भारतीय कंपनी द्वारा, ये आपका एक्चुअली क्या हुआ कि 2000 अराउंड 2004 में तक बहुत सारी कंपनी ने वहाँ पे गल्फ़ पर्शियन गल्फ़ में, आपको वो सुना होगा फ़ारस की खाड़ी में, वहाँ पे सर्वे किए, बट उनको वो कुछ नहीं ढूंढ पाए। तो फिर फाइनली क्या हुआ, तो इंडिया ने इंटरेस्ट दिखाया और बोला कि चलो भाई आपको नहीं मिल पा रहा है तो हम ट्राई कर लेते हैं। तो ईरान भी एग्री हो गया, ठीक है आप कर लीजिए, आप और को तो मिला नहीं, आपको कुछ मिलता है तो आप ट्राई कर लीजिए, वहाँ पे अगर कुछ प्राप्त होता है आपको, तो आप जैसे भी मिलेगा आप उसमें सहयोग करके हम उसको साथ में एक्सकेवेट करेंगे, और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा, हमको भी फ़ायदा हो जाएगा। बट बाद में क्या हुआ कि 2008 में भारतीय ये ओएनजीसी है, इसको वहाँ पे रिजर्व मिले, और इसको फरजाद भी मतलब जो इनका एक्चुअली एक फील्ड है, वो तो जो आपका लैंड एरिया में पड़ता है ईरान के, बट जो आपका जो गैस फील्ड प्राप्त हुआ है वो जो पर्शियन गल्फ के अंदर आता है। ठीक है। तो ऐसे आप देख लीजिए बाई लोकेशन क्या होता है, अल्बेनिया में सबसे बड़ी ये मतलब जो गैस के रिजर्व पाए गए हैं, ये इसका कितना है, ये 3200 स्क्वायर क्यूब किलोमीटर है। ठीक है। और लार्जेस्ट नॉन एसोसिएटेड गैस फील्ड, मतलब उनके लिए एक्सकेवेशन नहीं करा गया, उसको गैस को अभी तक निकाला नहीं गया, तो उसके सबसे ज़्यादा रिजर्व किस में मिलते हैं, ईरान एंड कतर में मिलते हैं आपको। वहाँ पे 35,000 किलोमीटर क्यूब है उसका जो डेंसिटी है, मतलब जो उसका एरिया है, वहाँ से इतना एरिया में मतलब गैस पाया जाता है वहाँ पे, बट उसको एक्सकेवेशन नहीं कर पाए हैं अभी तक हम। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्ला कंपनी ने हाल ही में किस किस अन्य कंपनी के साथ मिलकर आरटीपीसीआर टेस्ट किट वायराजेन, मतलब ये जो किट का नाम है ना वायराजेन, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिप्ला कंपनी ने हाल ही में किस अन्य कंपनी के साथ मिलकर आरटीपीसीआर टेस्ट किट वायराजेन भारत में लॉन्च करने का निर्णय लिया है? ठीक है। तो इसमें आपके दो ऑप्शन है, यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम या फिर डॉक्टर रेड्डी से लेबोरेटरी। तो आपने शायद सुना हो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये दोनों बहुत मतलब मेडिकल मैन्युफैक्चर के जायंट्स हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब जितना भी इंडिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन है यही करते हैं। ये मतलब ऐसे नहीं कि ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क कर रही हैं, और इनके बहुत से प्रोडक्ट आपने डेली लाइफ में यूज करे होंगे। इनका एक जैसे एक सिंक्वेल एफ टूथपेस्ट आता है डॉक्टर रेड्डी का, वो बहुत है सेंसिटिविटी के लिए, वो सबसे बेस्ट टूथपेस्ट माना गया है। तो इसी तरह से और भी मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके मार्केट में। तो जैसे आप सिप्ला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिप्ला लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। तो इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में, और फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। ठीक है। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मल्टीनेशनल का मतलब वही है कि नेशनलाइज नहीं है, मतलब और भी नेशन में इसका मतलब लेबोरेटरीज या फिर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग। ठीक है। और इसका देखो, सिप्ला प्राइमरीली डेवलप्स मेडिसिन टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, अर्थरीज, डायबिटीज़, वेट कंट्रोल एंड डिप्रेशन। वो तो चलो अलग है, इनके डिफरेंट फील्ड में है भाई, इतना बड़ा कंपनी है तो कुछ ना कुछ तो करती होगी। अब देखा आपने, जैसे सिप्ला ने मतलब ये दिया है कि भाई हम इसके साथ मिलकर ये वायराजेन आरटीपीसीआर टेस्ट किट लॉन्च करेंगे भारत में, तब से देखो इसको स्टॉक प्राइस भी बढ़ गए कल। एक्चुअली कल मार्केट बहुत डाउन था, मतलब स्टॉक मार्केट कल अराउंड 1.5% डाउन था, और ये देखिए फिर भी 2.38% का इसमें ग्रोथ था।
बिकॉज ऑफ ये इसी न्यूज़ की वजह से इसमें ग्रोथ मिला है। और जैसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी है आपका, तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी कहाँ पे है आपका, ये हैदराबाद में लोकेटेड है, तेलंगाना में। और इसका जो फाउंडर है कौन है, कलाम अंजी रेड्डी, ठीक है। और इसको फाउंड 1984 में इसको फाउंड किया गया था। और इससे पहले इसका भी देख लीजिए आप, ये शायद ये मिस हो गया, जो हमारे जो सिप्ला के फाउंडर कौन है, ख्वाजा अब्दुल हमीद। और ये 1935 में इसको फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में स्थित है। और उसके सीईओ आप अगर देखना चाहते हैं तो उमंग वोहरा हो गए। और जो आपके डॉक्टर रेड्डी के सीईओ हैं रेज इस्माइल हैं, इजराइली, सॉरी इजराइली। और यूबीआईओ, मतलब जो मैंने आपको अभी इधर नाम बताया था ना कंपनी का, क्या है, यूबीओ बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम, बट इसको शॉर्ट में क्या है ये भी बोला जाता है, यूबीआईओ। तो अब देखिए इसका कहाँ पे पड़ता है हेडक्वार्टर, लोकेटेड इन कोच्चिन, केरला। यूबीआई इज द वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, मतलब जो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस है उसका लीडिंग मैन्युफैक्चरर यही है, ठीक है। फ्रॉम इट इंसेप्शन, तो 2008 में इसका इंसेप्शन मतलब शुरुआत हुई थी इस कंपनी की। और यूबीओ हैज डेवलप्ड इनोवेटिव सॉल्यूशन इन मेडिकल, वेटनरी एंड फूड डायग्नोस्टिक। तो ठीक है, देखो आपको मेडिकल के फील्ड में भी ये करती है, वेटनरी मतलब जो आपका एनिमल्स उसमें जो भी आ गया वो वेटनरी में आ गया। और फूड डायग्नोस्टिक सब तरह के टेस्टिंग किट ये बनाती है, डिवाइसेस बनाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी एस साजी को हाल ही में डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट ऑफ केरला द्वारा चुना गया, ठीक है। आप जो क्या है ना, टी ए साजी, इनको हाल ही में केरला सरकार द्वारा हाई कोर्ट का डीजी प्रोसिक्यूशन चुना गया। मतलब एक प्रोसिक्यूशन एक पोस्ट का एक कोड हो गया, मैंने तो इसका डीजी इनका पोस्ट है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। चलो ये तो हो गया। और उसके अलावा इनके साथ एक और चुना गया है, वो कौन है, एडवोकेट जनरल के पद पर किसे चुना गया है। तो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल के पद पर किसको चुना गया है। तो आपका ऑप्शन है के गोपाल कृष्ण कुर्प या फिर जस्टिस एन वी रमन। तो आपको पता होगा, जैसे जस्टिस एन वी रमन तो कौन है भाई आपके, जस्टिस एन वी रमन तो आपके 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो, तो वो तो हॉनरेबल हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, के गोपाल कृष्ण कुर्प। तो यहाँ पे देख न्यूज भी देख लीजिए आप, द हिंदू का न्यूज है, केरला गवर्नमेंट अपॉइंट्स के गोपाला कृष्णा कुर्प एज एडवोकेट जनरल, टी ए साजी एज डीजीपी, ठीक है। तो एडवोकेट एजी, और इसको डीजी बोलते हैं। और पी का मतलब यहाँ पे प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। डीजीपी मतलब ये मत सोचना जो आपके जो पुलिस फोर्स में होता है डीजीपी, वो डीजीपी नहीं है, ये डायरेक्टर जनरल प्रोसिक्यूशन है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अब देखिए यार, ये बहुत कोविड के टाइम में ये सबसे, मैं क्या कहूँ, ये ऐसी बीमारी फैल रही है, उसकी वजह से और भी उसके म्यूटेंट हो गए, और भी बीमारी का ये रूप लेते जा रही है, और उसकी वजह से और भी ऑर्गन्स फेलियर या फिर और भी तरह की डिसीज हमको मिल रही हैं। जैसे इसके बारे में बात कर लेते हैं, ब्लैक फंगस। आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, आप शायद सुन ही रहे होंगे, 2-3 महीने से इसका बहुत चर्चा में है, और कल तो और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ इस चीज़ को लेके। तो ब्लैक फंगस या मुक्रोमाइकोसिस के उपचार में प्रयुक्त दवा। तो ठीक है, अब जैसे अब ये फैल तो रही है, चलो इसके उपचार में कौन सी दवा काम आती है। तो मैं इसमें ऑप्शन 2 दिए गए हैं, M4, ये क्या है आपका, एम्फोटेरिसिन बी या फिर 2 DG, ठीक है, 2 डिओक्सी डी ग्लूकोजो, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है वो दवा। तो आपने शायद ये पढ़ा होगा कि इधर आ जाते हैं हम, देखो किधर गया आपका, हाँ ये वाला न्यूज़ देखिए आप, डिक्लेयर म्यूक्रो म्यूक्रोमाइकोसिस एन एपिडेमिक, सेंटर टेल्स स्टेट। ये कल ही की बात है कि जब आपके केंद्र सरकार ने बोला, सभी राज्यों को एडवाइस किया है कि आप इस बीमारी को एक एपिडेमिक घोषित कर दीजिए, ठीक है। पेंडेमिक होता है, एपिडेमिक होता है, तो आपको शायद उनका विभेद पता होगा क्या क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में। तो आप ही देखिए कि अगर सेंटर खुद बोल रहा है कि या स्टेट्स को आप इसको सेंट्रल ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर, मतलब एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दीजिए, तो मतलब काफ़ी कंसर्न की बात है, ठीक है। तो रूस में देखो क्या क्या होते हैं इसमें, व्हाट इज माइक्रोमोसिस, इट इज एन एग्रेसिव एंड in invasive fungal infection that can affect various viral organs such as the brain and cause internal damage to the ear, nose, throat and mouth, ठीक है। इट इट इज़ नॉट कंटाजियस बट कैन बी फेटल इफ़ नॉट डिटेक्टेड अर्ली, ठीक है। तो आप इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसमें जो मेन है ना, मेन जो आपका ऑर्गन से ये इम्पेक्ट करती हैं, उसमें क्या आता है, सबसे पहले तो ब्रेन आता है आपका, ठीक है। तो उसको इंटरनल डैमेज ये कर सकती है, और इंटरनल डैमेज ईयर में हो गया आपका, नोज में हो गया, गले में हो गया, नाक में हो गया, या फिर मुंह में हो गया, तो काफ़ी खतरनाक बीमारी है ऐसे हल्के में नहीं लेना है आपको।
और और ये इसमें एक और बात बता दी इन्होंने, इट इज नॉट कंटाजियस, मतलब क्या होता है, स्पर्श से फैलने वाली बीमारी नहीं है ये, ठीक है। वही कोई बोलेगा कि भाई इसको बीमारी हो गई तो अब इसको टच नहीं करना है, तो वो नहीं है कि भाई उसको फैल गई तो आपको भी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बट ये खतरनाक हो सकती है अगर ये अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए आप इसमें पीपीटी में पढ़ लेना आप, इसमें प्रिवेलेंस क्या है इसका, अंडरलाइंग कॉसेस क्या है इसका, क्यूर क्या है इसका। क्यूर तो मैं बोल दिया कि यही एक फोटोरिसिन भी, जो एक इंजेक्शन आता है जो नसों में लगता है, नसों, और इसका मतलब डेली बेसिस में दिया जाता है। और अगर क्यूर नहीं हो रहा है तो पेशेंट फिर वो स्टॉप करना पड़ता है। और जो ये ज़्यादा केसेस क्या क्यों बढ़े हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कुछ प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दिया था, प्रोटीन से या क्या बोलते हैं आपका, कुछ मतलब जो मेडिसिन है बिना डॉक्टर की सलाह के भी ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन बनते जा रहा है। और इसके बाद एक और न्यूज़ आई है सामने, देखो ये शायद कल ही न्यूज़ है। यहाँ ये देखिए, आफ्टर ब्लैक फंगस रिपोर्ट्स ऑफ वाइट फंगस इन्फेक्शन सरफेस व्हाट वी नो सो फार। मतलब देखिए कि एक ब्लैक फंगस तो आ गई थी, उसके बाद एक सफ़ेद फंगस का और इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। मतलब ये सुनने में आया है कि बिहार में ये फैला है, बिहार में कुछ एक दो हॉस्पिटल ने क्लेम किया है, बट अभी तक एक्सपर्ट्स ने कोई क्लेम नहीं किया है, ठीक है, कि भाई ये फैला है, रियल में है, वाइट फंगस नहीं है, ठीक है। तो इसका बारे में तो नहीं है, मेन तो आपका ब्लैक फंगस है। तो और यहाँ पे और देखिए कि ये आपका क्या होता है, मुकोर मोल्ड इज फाउंड इन, अब जो आपका ये फंगस है, अ, ये ब्लैक फंगस या फिर इसको मुक्रोमाइकोसिस भी बोलते हैं, तो ये मतलब मिट्टी में भी पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, में मैन्यूर में भी पाया जाता है। और आपका डिक्रेइंग फ्रूट्स, मतलब जो जैसे फ्रूट ख़राब हो रहे हैं आपके, उसमें भी ये फंगस मिल जाता है। बट अभी देखो यार, वहाँ पे जो फंगस मिलने वाला फंगस अब इंसान के बॉडी के अंदर भी मिल रहा है। और ये पहले मतलब पहले से भी मिला हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई नई बीमारी है, बट ये कि अभी लार्ज स्केल पर फैलती जा रही है, क्योंकि जो जो कोविड पेशेंट रिकवर हो रहे हैं उनको ये इन्फेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है, रिकवर होने के बाद कर रही है, और उनको फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है। और मतलब बहुत कंसर्न न्यूज़ है ये इंडिया के लिए। और आपका जैसे नेक्स्ट क्या है आपका दफ, और इसमें हाँ आपको अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, 2DG, 2 डीऑक्सी एंड डी ग्लूकोज। तो आपने पता है ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप की गई एक कोविड का सिरप है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक देखो, द फर्स्ट बैच ऑफ द एडजंक्ट कोविड थेरेपी ड्रग 2DG डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ अलॉन्ग विद द डॉक्टर्स रेड्डी लेबोरेटरी। मैंने बोला ना डॉक्टर रेड्डी, देखो इसका नाम यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी इसमें भी ये इन्वॉल्व है, डॉक्टर रेड्डी ने इसको भी मतलब डेवलप करने के लिए डीआरडीओ के साथ दोनों का समझौता होकर डेवलप किया साथ में मिलकर दोनों ने। वाज ऑन मंडे रिलीज फॉर इमरजेंसी यूज, ठीक है। तो ये लास्ट वीक की बात है, कुछ दिन पहले की, जब ये इमरजेंसी यूज के लिए ये कर दी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर्मली हैंडेड ओवर द ड्रग टू हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। अभी देखो, अब ये आपके राजनाथ सिंह ही क्यों हैंड ओवर कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि डीआरडीओ द्वारा ये करी गई है, और ये आपको पता है रक्षा मंत्री हैं हमारे, तो इन्होंने इसीलिए ये डॉक्टर हर्षवर्धन को किया है। और उसके बाद एम्स और फिर कुछ जो पैरा कमांडोस हैं, वो कुछ जो आपका मिलिट्री के डॉक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पे कुछ डोसेस हैंड ओवर की गई हैं, ठीक है। और ट्रायल बेसिस है अभी, तो आगे इसमें और भी डेवलपमेंट होगा जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। और और भी हमको कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, क्योंकि ये थोड़ा कोविड के इन्फेक्शन को रोक रहा है। और जो आपका जो कोविड में जो प्रोटीन का जो वो बन रहे हैं, गैप्स बन रहे हैं, उसको फिल कर देता है, और उससे स्प्रेड नहीं हो पाती है ज़्यादा। और उसका जो ये कॉपी करता है और एक सेल से दूसरे सेल को डैमेज करता है, सेल्स भी डैमेज होना बंद हो जाती हैं इसकी वजह से, सिरप की वजह से। और इससे क्या एक और फ़ायदा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपके उसमें कमी नहीं होती है, किसी को अगर कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको भी ये ज़्यादा हार्म नहीं करेगी, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में शूटिंग कोच मोनाली गोरे का निधन किस बीमारी से हो गया? एक्चुअली ये वेरी सैड न्यूज़ है, कल ही इनका निधन हुआ और उनकी उम्र खाली 44 साल थी, ठीक है। और इसमें देखो आप दो ऑप्शन दिए गए हैं, हार्ट अटैक या फिर ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस या फिर ठीक है ब्लैक फंगस। तो इसमें दो ऑप्शन है, तो भाई हार्ट अटैक तो नहीं आपके टाइम में है, तो यही एक सबसे बड़ा कंसर्न है कि या तो कोविड या फिर ब्लैक फंगस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आज की न्यूज़ है, कल शाम की, शूटिंग कोच मोनाली गोरे succumbs to post कोविड-19 मुकोर माइकोसिस, ठीक है। तो ये माइकोर माइकोसिस वही है, ब्लैक फंगस की वजह से इनका निधन हो गया है, ठीक है। कम टू, अब देखो ये क्या हो गए थे, रिकवर हो गए थे आफ्टर 15 days सी वाज नॉट मूव टू नॉन कोविड वार्ड बट
सकम टू मैक्रोकोमोसिस द लीथल फंगल इन्फेक्शन, लीथल मतलब घातक फंगल इन्फेक्शन की वजह से इनका निधन हो गया है। तो ये बड़ी मतलब फेडरेशन के लिए बहुत ही दुखद घटना है, और उनका मतलब जो स्थान है ऐसे तो फुलफिल नहीं किया जा सकता। बट सबसे बड़ा क्या कंसर्न हमका एज देखिए आप, ओनली 44 ईयर में वो मतलब हमका हमारे बीच में नहीं रही हैं अब। चलो ठीक है, फिर भी आप वही है, बच के रहिए इन सभी बीमारियों से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, राज्य मतलब राज्यों में सभी में, जिनमें वहाँ की कछुए की मूल प्रजाति किस अन्य प्रजाति के कछुए से खतरा महसूस कर रही है। ठीक है, आपका जैसे वही नेटिव प्रजाति होती है वहाँ के, जो लोकल्स के स्पीसीज होती हैं, जो टर्टल की या टर्टोइस की होती हैं, जो आपको पता होगा टर्टल टर्टोइस, उसका मैं बता देगा अभी। तो उसमें किससे वो खतरा महसूस कर रही हैं। एक तो आपका ऑप्शन है रेड ईयर्ड स्लाइडर, मतलब लाल कान वाला स्लाइडर कछुआ, या फिर ये अमेरिका की एक प्रजाति होती है, या फिर अंगोनों का ट्राइट्रोइस, ये मेडागास्कर में मिलता है। आपको पता होगा मेडागास्कर कहाँ है, आप जियोग्राफी अच्छे से पढ़े हुए होंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यही देख लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड टर्टोइस। ठीक है, टर्टोइस क्या होता है, तो इसको जो उसके ऊपर सेल होती है, जो कवच होता है उसका, वो थोड़ा जो उसका ये होता है वो थिनर होता है, थोड़ा थिनर। ठीक है, मोटो वाटर। ठीक है, और टेरासेलर मोड स्ट्रेन इन एयर, ये तो चलो बेसिक होगा। सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस है ना इनका, एक तो इसका कवर का हो जाता है, और सबसे बड़ा लास्ट में देखिए आप, लास्ट लाइन में क्या लिखा है, द वन मेजर की डिफरेंस इन दैट टोर्टोइस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड, मतलब जो टोर्टोइस होते हैं वो लैंड पे ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं, मतलब जो आपका स्थल पे ज़्यादा रहते हैं ये। बल्कि टर्टल्स क्या होते हैं, वो टर्टल्स आर एडोप्टेड फॉर लाइफ स्पेंड इन वाटर, मतलब वो पानी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ये आपकी ये हो गया। ठीक है, टर्टल और टोर्टोइस में ये माइनर डिफरेंस है। आपको जो मतलब ज़मीन पर रहने वाला वो टर्टल होता है, और टर्टोइस होता है, जो पानी में ज़्यादा रहता है वो टर्टल्स कहते हैं उसको। ठीक है, और अभी मैंने जैसे आपको नाम बोला है कि क्या है, अंगों का टोर्टोइस, अंगोनों का टोर्टोइस, तो ये क्या होता है, ये एक एक्चुअली क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ठीक है, कछुआ की जो सबसे मतलब विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है ये स्पीसी। और ये क्या कहाँ पे मिलती है, ये मेडागास्कर में मिलती है। ठीक है, और इसका और जगह पे नहीं है, और यहाँ पे भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसका जो मतलब इसके ऊपर देखिए आप, एक सेल है वो किस तरह से एक आपका पिरामिड की तरह, ऐसे क्यूब की तरह ऊपर से उठ रहा है। तो मतलब उसके जो लुक के लिए, और फिर इसको बहुत फ्रेंडली है और अच्छा लगता है देखने में, तो बहुत से लोग इसको पालने के लिए, या फिर ऐसे ही कुछ आजकल तो खाते भी हैं लोगों को, उसका सेवन भी करते हैं, तो उससे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। ठीक है, और उसका एबिटेंट है, जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और उसके अतिरिक्त क्या है, और भी मतलब बहुत सारे मैन मेड कंसर्न्स हैं, और इन्वायरमेंटल हैजार्ड हैं, तो उनकी वजह से बहुत इन जो स्पीसीज हैं सबको ये हो रहा है। आपने जैसे देखा होगा बर्ड्स हो गई, वो मतलब बहुत सी स्पीसीज तो विलुप्त हो चुकी हैं, वो मिलती नहीं है। तो उसी तरह से एक ये भी विलुप्ति का कगार पर है, तो इससे तो खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो विलुप्ति के कगार पर आ गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो लाल कान वाला स्लाइडर कछुआ है, इसकी वजह से जो आपके इंडियन जो जो नॉर्थ उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं उनमें जो लोकल स्पीसीज पाई जाती है उनको खतरा महसूस हो रहा है इससे। क्योंकि ये क्या हो गया, जो लाल कान वाला जो स्लाइड कछुआ है अमेरिका का, ये आपने देखा होगा मैक्सिमम ये हमारा उधर भी मतलब जो घर में भी रखते हैं, तो आपका एक्वेरियम में रखते हैं, तो वहाँ पे यही वाला कछुआ सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये सभी जगह पे अडोप्ट हो जाता है आराम से, और मतलब जिंदा भी रहता है। वही ऐसे नहीं कि कुछ कछुए ऐसे हैं कि वो आराम से मर जाएंगे, वही इसको पानी नहीं मिला, उसको थोड़ा पानी हॉट वार्म ऐसा हो गया, बट ये फिर भी सर्वाइव कर जाता है। तो आप देखिए, जब इसके पास इतना गुण है कि ये सर्वाइव वहाँ पे कर सकता है, तो ये तो मतलब इसका स्पीसीज अपने आप ग्रोथ करती चली जाएगी। तो जब ये बढ़ेगी तो दूसरी घटती जाएगी, क्योंकि जो खाने का रिसोर्सेस है वो कम होते चले जाएंगे। तो आप इसमें देखिए, एक और आपको ऑप्शन दिया है, नेटिव इंडियन टर्टल फेसिस यूएस स्लाइडर थ्रेट अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट। तो ठीक है, यही कटता है, और इसका देखा आप पिक्चर में अगर देख पा रहे हो तो इसका कान थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, तो इसलिए इसको ये बोला जाता है। और इसमें वहाँ पे शायद 29 स्पीसीज हैं हमारी जो टर्टल्स के नॉर्थ ईस्ट में मेजर, और उसमें से 21 को थ्रेट महसूस हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्केल पर इनको थ्रेट पहुंच रहा है। ठीक है, तो हम अपना ये आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं, और मतलब इसके बाद वीडियोस हम लाते रहेंगे, अगर आपको पसंद आती है, जैसे अच्छा व्यू मिलता है तो हम कोशिश करेंगे। अभी ये पहली वीडियो है तो वही थोड़ा धीरे धीरे सुधार होगा, और टॉपिक हम सोचेंगे कवर करें,
और दोनों लैंग्वेज में सही से कवर कर पाएँ, ठीक है। तो आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके बाय।